भारत का संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा देश खड़ा है। पर क्या ये बुनियाद कभी बदल नहीं सकती? क्या ये पत्थर की लकीर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे समय के साथ बदला गया है और आज हम यही समझेंगे कि वो कौन से बड़े बदलाव थे जिन्होंने आज के आधुनिक भारत को बनाया है। तो सबसे पहले मन में यही सवाल उठता है ना कि क्या भारत के संविधान को, मतलब हमारे देश के सबसे बड़े कानून को, बदला भी जा सकता है? और सच कहूं तो इसी सवाल के जवाब में हमारी आज की पूरी बातचीत छिपी है। तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। और ये पावर, ये शक्ति आती है आर्टिकल 368 से। आप इसे एक ऐसा टूल समझ सकते हैं जो हमारी संसद को संविधान में जरूरी बदलाव करने का अधिकार देता है। और पता है, इसी वजह से हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीता जागता दस्तावेज कहते हैं। मतलब ये समय के साथ सांस लेता है, बदलता है। और एक मजेदार बात बताऊं, ये जो बदलाव करने का तरीका है ना, ये हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो चलिए अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब भारत को आज़ादी मिली ही थी और एक देश के तौर पर वो अपनी पहचान बना रहा था। आप सोचिए, संविधान लागू हुआ और बस 1 साल के अंदर ही उसमें पहला बदलाव करना पड़ गया। 1951 का ये पहला संशोधन बहुत बहुत जरूरी था। इसके जरिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब ये क्यों जरूरी था? इसका सीधा सा मकसद था कि जो जमींदारी खत्म करने जैसे भूमि सुधार कानून थे, उन्हें कोर्ट में चैलेंज न किया जा सके। मतलब सामाजिक बराबरी लाने के रास्ते में कोई कानूनी अड़चन न आए। फिर आया साल 1956 और 7वां संशोधन। इसने तो सचमुच भारत का नक्शा ही बदल डाला। जी हाँ, अगर आप उस वक्त का नक्शा देखेंगे ना तो पहचान नहीं पाएंगे, आज से एकदम अलग था। इसी संशोधन ने भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाया। वो जो ABCD कैटेगरी वाले राज्य थे, उन सबको खत्म किया गया और यहीं से भारत के आज के नक्शे की शक्ल बननी शुरू हुई। और फिर कहानी आगे बढ़ती है 1975 तक। 36 में संशोधन के साथ देश को जोड़ने की इस पजल का एक और जरूरी हिस्सा अपनी जगह पर आया। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बना और हमारे देश का एक अटूट हिस्सा बन गया। अच्छा, अब हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे दौर में चल रहे हैं जो किसी फिल्म से कम नहीं था। ये वो समय था जब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच अधिकारों और शक्तियों को लेकर एक जबरदस्त टकराव, एक खींचतान चल रही थी। यहाँ पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये 2 संशोधनों की कहानी है, एक के बाद एक। पहले देखिए 1976 का 42वां संशोधन। ये इमरजेंसी के दौरान आया था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने सरकार को बेहिसाब ताकत दे दी थी। लेकिन फिर कहानी ने पलटी मारी। सिर्फ 2 साल बाद 1978 में आया 44वां संशोधन, जिसने एक तरह से सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, एक कोर्स करेक्शन किया। इसने वापस संतुलन बनाया और आम नागरिक के अधिकारों को फिर से मजबूत किया। अब उन संशोधनों की बात करते हैं जिन्होंने लोकतंत्र को सही मायनों में आम आदमी तक पहुंचाया। मतलब पावर सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में नहीं, बल्कि गली मोहल्लों तक पहुंची। इसने हमारी डेमोक्रेसी की जड़ों को और भी मजबूत कर दिया। ये वाला तो सच में एक क्रांतिकारी कदम था। 1989 का 61वां संशोधन। सोचिए, बस एक फैसले से वोट देने की उम्र 21 से सीधी 18 साल कर दी गई। इसका असर क्या हुआ? देश के करोड़ों युवा रातों रात लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का हिस्सा बन गए। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। और फिर आया साल 1992 और एक साथ 2 बड़े बदलाव, 73वां और 74वां संशोधन। इन दोनों ने मिलकर आप कह सकते हैं कि सरकार का एक तीसरा लेवल बना दिया। अब गांवों में पंचायतों और शहरों में नगरपालिकाओं को कानूनी संवैधानिक मान्यता मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब फैसले सिर्फ ऊपर से नहीं आएंगे, बल्कि गांव और मोहल्ले के लोग अपने फैसले खुद ले पाएंगे। साल 2002 का 86वां संशोधन, ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये भारत के भविष्य पर किया गया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था। आर्टिकल 21A जोड़कर 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब ये कोई विकल्प नहीं, बल्कि हर बच्चे का हक था। ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। और चलिए अब आ जाते हैं हमारे अपने दौर में, 21वीं सदी में। देखते हैं वो कौन से बड़े संशोधन हैं जिन्होंने हाल के सालों में भारत की इकोनॉमी और सोसाइटी को एक नया रूप दिया है। याद है 2016 101वां संशोधन। इसने देश के पूरे टैक्स सिस्टम को ही बदल कर रख दिया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST लागू हुआ। नारा था वन नेशन वन टैक्स। आइडिया ये था कि अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्स हटाकर पूरे देश में बस एक ही टैक्स सिस्टम हो। इसके बाद 2019 में 103वें संशोधन ने आरक्षण की पूरी बहस में एक नया पन्ना जोड़ा। ऐसा पहली बार हुआ जब आरक्षण का आधार आर्थिक बनाया गया।
इसके तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं यानी EWS, उनके लिए पढ़ाई और सरकारी नौकरियों में 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। अच्छा, अब इतने सारे नंबर्स और साल याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना, खासकर उनके लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए एक छोटी सी मजेदार ट्रिक देखते हैं। जैसे कि 13वां संशोधन, ये नागालैंड को राज्य का दर्जा देने के बारे में था। तो याद रखने के लिए आप सोच सकते हैं कि नाग खा जाए तो 13वीं हो जाती है। थोड़ा डार्क है लेकिन काम का है, बस याद रखने का एक फनी तरीका। तो हमने देखा कि कैसे इन संशोधनों का सफर ये बताता है कि हमारा संविधान सच में एक जिंदा दस्तावेज है जो देश के साथ साथ बदलता है, विकसित होता है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, भविष्य में ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा हो सकता है जिसके लिए हमारे संविधान में एक और बड़ा बदलाव करने की जरूरत पड़े।